हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु. Dear student, last day we have discussed about the some rules of English grammar which is important for your examination, and today we will going to discuss some more important concept and the most important chapter which named is adjective, जिसका नाम है प्यारे बच्चों एजेक्टिव. आज हम लोग इस एजेक्टिव चैप्टर को डिस्कस करेंगे. काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं एजेक्टिव्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि दे थिंक इट अ लिटिल बिट टफ फॉर देयर एग्जामिनेशन. बट ऐसी कोई बात है नहीं कि ये बहुत टफ होता है या फिर दिक्कत आती है इसमें. बस आपको एक अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत होती है चैप्टर को. बाकी सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी. पूरा चैप्टर एकदम लॉजिकल है. कहीं से कुछ आपको रटना नहीं पड़ेगा. आई एश्योर यू. तो सारी चीज़ें हम लोग एक वेल मेंटेन्ड तरीके से देखेंगे और एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखेंगे. प्यारे बच्चों, ये जो इंग्लिश होती है ना, एक रीजनिंग समझ लो इसको. हर चीज़ के पीछे लॉजिक होती है, और जिस चीज़ के पीछे लॉजिक लोग नहीं जानते हैं उसको बता देते नहीं इसको रटना है. तो ज़रूरी नहीं कि इसमें हर चीज़ को रटना. हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं. अब जैसे वर्ड पावर है. अब वर्ड पावर में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ फ्लाई. फ्लाई मतलब उड़ना. अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है. फॉर एनी लैंग्वेज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज देयर वोकैबुलरी. तो ये क्या है, कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है इट्स वोकैबुलरी. उसकी वोकैबुलरी होती है. क्यों? क्योंकि विदाउट वोकैबुलरी आपके पास अगर वर्ड नहीं होंगे तो फिर आप बोलोगे कैसे किसी भी लैंग्वेज को. तो ये थोड़ा सा है. तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं. चलिए आज हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. थोड़ा सा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस चैप्टर के बारे में कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, यूजेज क्या हैं. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा है. प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशेषण. हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, विशेषण. तो ये जो चैप्टर होता है अपना, ये नाम से ही विशेषण है तो बहुत विशेष होता ही है. ठीक है. देखिए, जो एडजेक्टिव होता है ये क्या करता है, ये जो नाउन होता है या फिर जो प्रोनाउन होता है इसकी क्वालिटी को बताता है. क्या करता है, इसकी क्वालिटी को बताता है, इसके गुणों को बताता है, या फिर ऐसा कह लीजिए नाउन या प्रोनाउन को ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है. और क्वालिफाई करने का मतलब ही होता है क्वालिटी बताना, और क्वालिटी बताने का मतलब होता है टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन. क्या होता है इसका मतलब, क्वालिटी बताने का मतलब होता है टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन. मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा वो सारे वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे. अब देखिए, जो एडजेक्टिव होता है ये एक वर्ड भी हो सकता है, कि अब वर्ड हो सकता है, या फिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. क्या हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड लिखा हो, बस उसका सेंस थोड़ा सा बदल जाता है. चलिए देखते हैं इसको कि कैसे ये अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है. देखिए, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया. सेंटेंस हमने ये लिखा, हमने लिखा रवि इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. क्या लिखा हुआ है, रवि इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अब अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको ये मिलेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें एक वर्ड लिखा स्टूडेंट. अच्छा, स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने का काम करता है उसी को स्टूडेंट कहते हैं. तो स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया. अब देखिए, जो इंटेलिजेंट शब्द लिखा है ये इसी स्टूडेंट के बारे में बता रहा है ना, कि स्टूडेंट कैसा है. तो आप कहोगे सर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है. तो ये शब्द नाउन के बारे में बताया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव. क्या बोल देंगे इसको, एडजेक्टिव बोल देंगे. ऐसे देखिए, जैसे हमने लिख दिया अ ब्लैक काऊ. अब देखो, काऊ लिखा हुआ है, यहाँ पे नाउन लिखा हुआ. आप मिले हमसे, आपने कहा सर मैंने आज एक गाय देखी. हमने कहा कैसी गाय, मतलब गाय के बारे में कुछ बताओ. तो आपने कहा सर ब्लैक थी वो काऊ. तो नाउन के बारे में बताया, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. ऐसे हमने दूसरा सेंटेंस लिखा. हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, हमने लिखा अ ब्लैक शर्ट. हमने इधर लिख दिया. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे जो शर्ट लिखा हुआ है क्या है, एक ड्रेस का नाम है ना. तो नाम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन. और ये जो ब्लैक शब्द लिखा है किसके बारे में बता रहा है, शर्ट के बारे में बता रहा है. तो शर्ट नाउन है ऑलरेडी, और नाउन के बारे में बताएगा, दैट इज एडजेक्टिव. ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, हमने लिखा ग्रीन ग्रास. क्या हमने लिखा, ग्रीन ग्रास. ग्रास क्या होता है, ग्रास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसका नाउन. और ग्रास कैसी है,
तो ये ग्रीन है, जो ग्रीन है ये ग्रास के कलर के बारे में बताया, तो नाउन के बारे में बताया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मार्केट वगैरह आप लोग घूमने निकलते होंगे, आप लोग क्या देखें, पता चला एक ब्यूटीफुल, क्या देखा आपने, चलो कार आपने देख लिया, ठीक है, या जो आप लोग सोच रहे हैं वही देखा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार लिखा है, तो कार एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन का नाम है ना, और जिसका भी नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो नाउन कहते हैं। और कार कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो नाउन के बारे में ये बताया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स को देखा कि जो नाउन के बारे में बता रहे थे। मान लो ऐसे ही मैं एक सेंटेंस लिख देता, हम यहाँ पे लिख दें, हम लिख दें ही इज इंटेलिजेंट, हमने क्या लिख दिया इधर, ही इज इंटेलिजेंट। अब अगर इसको मैं डिस्कस करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो ही लिखा हुआ है, ही का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है, इज क्या है यहाँ पे, तो वर्ब है, ठीक है। और ये जो इंटेलिजेंट वर्ड लिखा है ये इसी ही के बारे में बता रहा है ना, तो नाउन या प्रोनाउन दोनों के बारे में जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ भी एडजेक्टिव है, इधर भी एडजेक्टिव है, ऐसे यहाँ ग्रीन एडजेक्टिव है और इधर ब्लैक एडजेक्टिव है, इधर भी ब्लैक एडजेक्टिव है। तो आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सब सिंगल सिंगल वर्ड्स लिखे हुए हैं एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव जो होता है वो एक ही वर्ड होता है, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकता है। लेट्स डिस्कस, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, हमने लिखा द बॉय with gray hair, the boy with gray hair was running in the market। ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिख दिया। अब देखिए अगर मैं इस सेंटेंस के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए लिखा द बॉय। अब अगर बॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे, नाउन। और आगे क्या लिखा, अभी इसको आप भूल जाइए, आगे लिखा वाज रनिंग इन द मार्केट। आपने हमसे बताया कि सर एक लड़का है जो मार्केट में दौड़ रहा था, हमने कहा कौन सा लड़का, आपने कहा कि सर जिसके हेयर जो है ग्रे हैं, विथ ग्रे हेयर। तो ये जो बॉय है, बॉय के बारे में, बॉय नाउन है, और ये जो विथ ग्रे हेयर है कि ग्रे हेयर वाला लड़का, तो ये तो लड़के की पहचान है ना। ये पूरा का पूरा जो 3 वर्ड आपके सामने लिखा है ये इसी नाउन के बारे में बता रहा है, और नाउन के बारे में बताया तो ये भी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे हमने एक न्यू सेंटेंस यहाँ पे लिखा, हमने लिखा द स्टूडेंट इन व्हाइट शर्ट इज बीटन बाय द प्रिंसिपल। ये सेंटेंस हमने लिख दिया। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूंगा तो देखो स्टूडेंट लिखा हुआ ना, स्टूडेंट क्या होता है, नाउन। स्टूडेंट पीटा गया है, किसके द्वारा पीटा गया है, प्रिंसिपल के द्वारा। यही सेंटेंस की मीनिंग है। अब आपने कहा सर देखिए वो जो स्टूडेंट है वो उसके प्रिंसिपल के द्वारा पीट दिया गया, हमने पूछा कौन सा स्टूडेंट, आप क्या बताओगे, सर इन व्हाइट शर्ट, मतलब कि जो लड़का किस में है, व्हाइट शर्ट में है। तो ये जो इन व्हाइट शर्ट है इसी स्टूडेंट के बारे में बता रहा है ना, तो ये नाउन है, और नाउन के बारे में बताया तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा एक चीज, देखिए कभी कभी क्या होता है कि नाउन के बारे में एक ही वर्ड बताता तो उसको केवल एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन जब नाउन के बारे में एक से ज्यादा वर्ड मिलके बताने लगे तब उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखिए ये जो वर्ड लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है, दोनों ही क्या है, मतलब यहाँ पे विथ ग्रे हेयर, इधर विथ इन व्हाइट शर्ट, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी मीनिंग है। आप लोग फ्रेज से थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि सर फ्रेज का मतलब क्या होता है। तो फ्रेज का मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। फ्रेज का मतलब बस इतना सा होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ है या प्रोनाउन लिखा हुआ है या एडजेक्टिव लिखा हुआ है, कहीं भी अगर ये सब एक से ज्यादा वर्ड लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं, एक से ज्यादा वर्ड लिखे हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपसे बोला कि सर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और उस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव फ्रेज लिखी हुई है। किसी ने बोला आपसे कि सर एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में क्या लिखी है, एक एडजेक्टिव फ्रेज लिखी है, तो सिंपल साधारण भाषा में वो ये कहना चाहता है कि उस सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताने वाले एक से ज्यादा शब्द लिखे हैं। बस सिंपल सी यही मीनिंग होती है, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि एडजेक्टिव भी समझ चुके होंगे, एडजेक्टिव फ्रेज भी समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन,
चलिए देखिए, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा शिमला इज ब्लैंक देन कालका लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सिटी है शिमला और एक सिटी क्या है, कालका सिटी है, ठीक है। दो सिटीज हैं। अब देखो यहाँ दैन लगा हुआ है ना प्यारे मित्रों। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कहीं भी ये दैन शब्द लिखा दिखाई दे जाए तो समझ जाओ वहां पे उस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। उस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, तो उस सेंटेंस में कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। अब देखो तुलना जब भी की जाती है तो वहां पे बात आती है डिग्री की। किसकी बात आती है, डिग्री। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई सेंटेंस लिखा होता है और उस सेंटेंस में हमें दो व्यक्तियों या दो से अधिक ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों के बीच तुलना करनी हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, डिग्री का। और ये जो डिग्री होती है ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए जो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री होती है जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों को हमें व्यक्त करना हो, मतलब व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है तब वहां पे हम किस डिग्री का यूज करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब किसी सेंटेंस में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों के बीच तुलना करनी हो, जब भी किसी भी सेंटेंस में आपने देखा कि दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुओं, उनकी क्वालिटीज के बीच में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, देन यू विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा जब भी यूज किया जाएगा तो हमेशा मैक्सिमम सेंटेंसेज के साथ क्या लगा होता है, देन। और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है उसके लास्ट में अगर हम ई आर लगा दें, या कोई पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है उसके पहले हम क्या लगा दें, मोर लगा दें, तो वो दोनों किस में बदल जाती हैं, वो सब कंपैरेटिव में बदल जाती हैं। अगला वर्ड है अपना सुपरलेटिव डिग्री। देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये कहाँ पे यूज होती है, तो समझिए इसको। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, या जब भी किसी सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को में से दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ दिखाना होगा, देन यू विल यूज देयर सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री कहीं भी लिखी होती है तो प्यारे बच्चों इसके पहले हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। अब आप कहोगे सर ये जैसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के हमने लास्ट में ई आर लगा दिया, पहले मोर लगा दिया, ये सब जैसे नियम हैं, क्या ऐसे ही कोई नियम है, ऐसा भी है कि जिससे हम सुपरलेटिव डिग्री बना सके? एग्जैक्टली है नियम। अब नियम क्या है, तो जैसे इधर हमने बताया ऐसे ही अगर कोई पॉजिटिव डिग्री लिखी है और उसके लास्ट में हम EST लगा दें, या फिर कोई पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है उसके पहले हम क्या लगा दें, मोस्ट लगा दें, तो ये भी दोनों किस में बदल जाते हैं, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, हमने लिखा हाई। अब हाई क्या है, सामान्यतः आप जितने भी एडजेक्टिव जानते हैं सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री वाले होते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए हमको इसी को कंपैरेटिव बनाना है तो हमने ER लगाया, हमने लिख दिया हायर, तो हायर कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे हमने EST लगाया, हमने क्या लिख दिया, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सी डिग्री हो जाएगी, ये सुपरलेटिव डिग्री। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में अब चलिए थोड़ा मोर मोस्ट लगा लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया इधर इंटेलिजेंट, हमने क्या लिख दिया, इंटेलिजेंट। अब कभी इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेंटेस्ट नहीं बनाएंगे, ऐसा मत करना। हम इंटेलिजेंट से पहले मोर लगाएंगे तो मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और अगर हम यहीं पे लिख देंगे मोस्ट इंटेलिजेंट तो ये कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। खैर चलिए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखो शिमला, अब दैन लग गया ना, तो दैन लगा है तो मैंने बताया कौन सी डिग्री चाहिए हमको, कंपैरेटिव। तो देखते हैं, तो देखो हार्ट लिखा है ये गलत हो जाएगा, कोल्ड लिखा है ये भी गलत, क्योंकि ये दोनों कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अब देखो कोल्डेस्ट, ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन दैन लगा है तो हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे मिला क्या, हम सॉरी दैन लगा तो यहाँ हमको चाहिए क्या, कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव है तो हमें कंपैरेटिव चाहिए जो कि कोल्डर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो हो जाएगा शिमला इज कोल्डर देन कालका, की जो शिमला है वो कालका से ज्यादा ठंडा है। देखो इसकी वास्तविक मीनिंग क्या होगी, तो अगर मैं बात करूं इसकी वास्तविक मीनिंग की, तो देखो ये कहना चाहता है कि जो शिमला है ये भी ठंडा है और जो कालका है ये भी ठंडा है, लेकिन जो शिमला है वो कालका से ज्यादा ठंडा है।
यही इसकी मीनिंग है, यही इसकी रियल मीनिंग है, ठीक है। अगर ये लिखा है कि शिमला इज कोल्डर देन कालका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिमला ठंडा है कालका ठंडा नहीं है, नहीं, दोनों ही ठंडा है, ठंडे प्लेस हैं, लेकिन जो शिमला है वो कालका से ज्यादा ठंडा है। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा शेक्सपियर इज ब्लैंक देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा शेक्सपियर इज, जो शेक्सपियर हैं वो क्या हैं, देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, दूसरे ड्रामेटिस्ट के अपेक्षा क्या है। तो देखिए यहाँ पे देन लगा हुआ है ना, फिर हमको कौन सी डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हमको कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे लगाना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन जो थर्ड लिखा है, लिखा है दिस इज द ब्लैंक केस ऑफ टू, ठीक है। देखिए कह रहा है दिस इज द बेटर वर्स्ट गुड बेस्ट। अब देखिए कह रहा है यह है, अब कैसा है, यह अच्छा है, केस ऑफ द टू, उन दोनों के केस में ये क्या है, अच्छा है। अब देखिए दो में से एक को हमें अच्छा बताना है, तो जब दो में से एक को हमें सर्वश्रेष्ठ बताना होगा तब भी हम वहां पे किसकी, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो देखिए दा लगा है, अब देखिए यहाँ पे बेटर है, कैंसिल हो जाएगा, और गुड है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है, वर्स्ट बचा है और बेस्ट बचा है। तो हम चुनाव करते हैं अच्छे की, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए लिखा है द ब्लैंक इनहेबिटेंट ऑफ टाउन इज डेड। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है द इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मतलब होता है जो वहाँ रहने वाले हैं, जो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई टाउन है, कोई मोहल्ला है, कोई सिटी है, तो वहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनहेबिटेंट बोलते हैं। तो जो इनहेबिटेंट है कहाँ का, टाउन का। अब देखिए टाउन में एक या दो लोग ही केवल नहीं रहते हैं, जाहिर सी बात है दो से ज्यादा लोग रहते हैं। अब दो से ज्यादा लोगों में जो, अब देखिए यहाँ पे लिखा ऑप्शन में एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, एल्डर और ओल्डर, चार ऑप्शन लिखे हैं ना। तो देखिए चार शब्द होते भी हैं, एक शब्द होता है एल्डर, और एक शब्द होता है ओल्डर, और एक शब्द होता है एल्डेस्ट, और एक शब्द क्या होता है, ओल्डेस्ट। ये जो चारों शब्द लिखे हुए हैं, इन चारों का प्रयोग हम हमेशा उम्र में अधिक को व्यक्त करने के लिए करते हैं। किसमें, उम्र में अधिक को जब भी हमें व्यक्त करना होता है तो इन्हीं चारों में से कोई हम यूज कर लेते हैं। अब देखिए जो चारों शब्द लिखे हैं, इसमें से ये जो एल्डर लिखा हुआ है और एल्डेस्ट लिखा हुआ है, इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं ब्लड रिलेशन के लिए। किसके लिए करते हैं, ब्लड रिलेशन के लिए। मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे आपका खून का संबंध है, अगर उसमें हमको उम्र में ज्यादा को दिखाना है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्डर या एल्डेस्ट का। और जो हम आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन से बाहर की अगर बात करनी हो तब उसमें हम अच्छे को दिखाने के लिए हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए जो एल्डर और ओल्डर है, आप देख पा रहे होंगे दोनों के लास्ट में क्या लगा है, ई आर और ई एस टी ना, सॉरी एल्डर और ओल्डर दोनों के लास्ट में क्या लगा है, ई आर लगा है। अब अगर ई आर लगा हुआ है यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कौन सी डिग्री हैं, तो ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं। और देखो दोनों लास्ट में ई एस टी लगा है, तो ई एस टी का मतलब ये दोनों कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री हैं। अब अगर ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं तो इसका मतलब इन दोनों का प्रयोग दो लोगों के बीच में उम्र में अधिक को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं इसकी, क्या नाम है, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट की, तो ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, उम्र में दो से अधिक को दिखा रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री को दिखा रहे हैं। इसका मतलब इनका प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाएगा। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस में क्या कह रहा है। तो भैया सेंटेंस में कह रहा है टाउन की बात है, टाउन में दो से अधिक लोग होंगे, तो वहां पे जो, अब देखो जरूरी थोड़ा है पूरा टाउन जिसकी डेथ हुई पूरा टाउन से उसका ब्लड रिलेशन हो, तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा जिससे हमको ब्लड रिलेशन पता चले। तो इसका मतलब आउट ऑफ ब्लड रिलेशन और दो से अधिक, तो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन और दो से अधिक, इसका मतलब यहाँ पे ओल्डेस्ट। तो कहाँ पे लिखा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है इट इज ब्लैंक टू बी साइलेंट देन स्पीक इन एंगर। तो कह रहा है, अब देखो यहाँ पे बेस्ट, बेटर, गुड, नन लिखा है, ठीक है। तो कह रहा है यह अच्छा होता है टू बी साइलेंट, क्या अच्छा होता है, चुप रहना, देन स्पीक इन एंगर,
मतलब गुस्से में बोलने से अच्छा होता है कि चुप रहना। तो हम देखो यहाँ पे देन लगा है ना, फिर कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इट इज बेटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है गोवर्धन इज द ब्लैंक ऑफ द फोर बॉयज। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख देगा, जब आप परेशान मत हो कि सर कैसे पता चलेगा कि दो लोगों की बात है या दो से ज्यादा लोगों की बात है, ये सारी बातें हम लोग कैसे जान पाएंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख देगा। जैसे यहाँ पे लिखा फोर बॉयज, अब फोर बॉयज का मतलब दो से अधिक लिखा है। अब दो से अधिक में क्या, तो देखो यहाँ पे कह रहा है शार्प, मतलब तेज होने की बात हो रही है, चालाक होने की बात हो रही है। तो कह रहा है कि जो गोवर्धन है उन चारों लड़कों में ज्यादा चालाक है, सबसे ज्यादा चालाक है। तो देखो दा लगा है ना, वैसे भी दा के बाद यहाँ कौन सी डिग्री होनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो देखो शार्पर, ये तो गलत, क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। शार्पेस्ट, शार्प और टू शार्प, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ सुपरलेटिव चाहिए। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, शार्पेस्ट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है नॉलेज ऑफ ब्लैंक, नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। कि जो नॉलेज क्या नाम है, गारमेंट इंडस्ट्री है, उसमें जो नॉलेज है हमें, जो नॉलेज थी हमें, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मुझे। तो यहाँ पे वो बहुत हेल्पफुल सिद्ध हुई। तो लिखा है ब्लैंक नॉलेज ऑफ गारमेंट। अब देखो लिखा लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल और इधर स्मॉलर। चलो सुनो, इसको समझो, बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं, एकदम ध्यान से समझोगे तभी ये बातें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे। देखिए 6 शब्द होते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और इसके साथ साथ होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये 6 शब्द होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इन 6 के 6 शब्द की, तो देखिए जो ये 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का हम प्रयोग करते हैं हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और ये जो 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हमेशा हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। मतलब जब भी हम फ्यू और फ्यू द फ्यू का यूज करेंगे तो जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखो लिटिल और फ्यू, इन दोनों की मीनिंग होती है ना के बराबर। ठीक है, या कह सकते हो ऑलमोस्ट नथिंग। क्या कह सकते हो, ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब लगभग ना के बराबर। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है अ लिटिल और अ फ्यू। अगला क्या लिखा, अ लिटिल या और अ फ्यू, तो इसका मतलब होता है थोड़ा कुछ। क्या होता है, थोड़ा कुछ, मतलब थोड़ा कुछ। अगला देखिए लिखा है द लिटिल और द फ्यू, इसका मतलब भी होता है थोड़ा, लेकिन जितना है उतना पूरा। लेकिन जितना है उतना पूरा। चलिए देखिए इसमें, अब आप कहोगे सर ये सब क्या है, ये ना के बराबर, थोड़ा, थोड़ा है लेकिन पूरा, ये सब क्या है चीजें, तो समझो इसको सारी चीजें। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पे बातें की हैं, लिटिल, अ लिटिल, इन सबको लेकर के, देखो लिटिल का प्रयोग हम करते हैं ना के बराबर के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे आपको पता है मनी जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऐसे ही वाटर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऐसे ही ऑयल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब मान लीजिए आपको पानी चाहिए, आपको क्या चाहिए, पानी। आपको बहुत तेजी से प्यास लगी और एक गिलास है, इसमें यहाँ नीचे एक आध घूंट पानी है, तो ये क्या आपकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन है कुछ तो ये, लेकिन ये जो है ये क्या है, लिटिल है, ना के बराबर है। ये क्या है, लिटिल है और ये ना के बराबर है। मान लीजिए कि ऐसे आधा गिलास पानी है, तो ये भी पर्याप्त नहीं है, थोड़ा कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, अ लिटिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा ही है, लेकिन जितना भी पानी था वो सारा आप पी गए, तो फिर यही कुल मिला के क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा। जैसे हमने कहा मेरे पास वो जो थोड़ा पैसा था वो सब मैंने खर्च कर दिया, तो थोड़ा ही था लेकिन सब खर्च कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा। लेकिन हमने कहा थोड़ा सा पैसा किराए में भी खर्च होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अ लिटिल। ये क्या हो जाएगा, अ लिटिल। लेकिन मान लीजिए कि एकदम ना के बराबर कहीं कोई खर्च हो, तब उसको हम क्या बोल देंगे, केवल लिटिल बोल देंगे। जैसे हमने कहा
इस संसार में थोड़े से लोग जो हैं खुश हैं। तो थोड़े लोग खुश हैं मतलब क्या, या फिर हमने कह दिया कि जो महिलाएं हैं उनसे कोई भी सीक्रेट थोड़ा सा ही उनको डाइजेस्ट होता है, कोई भी जो गुप्त बात होती है वो उनको पचती नहीं है। तो यही चीज है। अगर तो अब थोड़ी गुप्त बात, थोड़ी गुप्त का थोड़ी बातें का मतलब क्या है, ना के बराबर बातें, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिटिल वुमेन, क्या लिखेंगे, लिटिल वुमेन, सॉरी फ्यू वुमेन कैन कीप द सीक्रेट। जैसे हमने कहा कुछ महिलाएं क्या कर सकती हैं, कीप द सीक्रेट, मतलब बातों को गुप्त रख सकती हैं। अब अगर यहाँ लिखा है फ्यू वुमेन तो इसका मतलब है ना के बराबर महिलाएं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना के बराबर महिलाएं। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई ऐसा है जिसकी हालत बहुत सीरियस है और वो आप डॉक्टर के पास में गए और आपने पूछा डॉक्टर साहब इनके बचने की कितनी आशा है, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला लिटिल चांस, या डॉक्टर ने बोला लिटिल होप। क्या बोला डॉक्टर ने, लिटिल होप। अब जब डॉक्टर ने बोला लिटिल होप तो इसका मतलब ना के बराबर आशा है बचने की। लेकिन अगर उसने बोल दिया अ लिटिल होप तो इसका मतलब थोड़ी आशा है कि आदमी बच जाएगा। अब आप कहोगे सर एक ठू बताओ कि जिसमें द लिटिल होप, तो द लिटिल होप जैसी कोई चीज नहीं होती, उसके लिए कोई सामान यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे हमने कहा मेरे पास जो थोड़ा सा पैसा था वो मैंने सब खर्च कर दिया, तब उसके लिए हम बोल सकते हैं द लिटिल मनी। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए कह रहा है ब्लैंक नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री। मेरे पास गारमेंट इंडस्ट्री में जो भी नॉलेज थी प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी, वो मेरे लिए अच्छा सिद्ध हुई। तो कौन सी नॉलेज, अब देखो नॉलेज जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। तो अगर कहीं देखो स्मॉलर लिखा, इसका तो कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको। अब देखो ना के बराबर नॉलेज होता तब हेल्पफुल कैसे सिद्ध होता, तो ये तो गलत हो जाता, तो लिटिल हट गया। अब बचा है देखो द लिटिल, तो मेरे पास जितना नॉलेज था वो सब हेल्पफुल सिद्ध हुआ कि जो थोड़ा कुछ नॉलेज था वो हेल्पफुल सिद्ध हुआ। चलिए आप लोग बताइए फटाफट, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके नीचे जरूर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नॉलेज है ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री, जो गारमेंट इंडस्ट्री का नॉलेज था प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था लेकिन जो भी थोड़ा कुछ नॉलेज था वो उसके लिए क्या था, अच्छा सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ लिटिल नॉलेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है विल यू गिव मी ब्लैंक ग्राम्स यू हैड इन योर पॉकेट। देखो कह रहा है विल यू गिव मी, क्या हमें आप वो दोगे, ग्राम मतलब चने जो कि आपके पॉकेट में हैं। यहाँ ग्राम्स का मतलब वो ग्राम तोलने वाला नहीं, यहाँ चना है इसका मतलब। तो जो चने आपके पॉकेट में हैं क्या वो हमको दोगे, तो इसका मतलब यह है कि अब देखो सब जगह लिटिल और फ्यू लिखा है ना, तो इसका मतलब पॉकेट में थोड़ा ही चना है। लेकिन ये कह रहा है पॉकेट में जो चना है वो पूरा चाहिए, ठीक है। वही इसीलिए कह रहा है कि विल यू गिव मी, तो यहाँ पे दोगे ब्लैंक ग्राम्स हैड इन योर पॉकेट, मतलब आपके पॉकेट में जो भी चने हैं उसको हमें चाहिए, क्या वो आप हमको दोगे। तो जो भी है थोड़ा ही है लेकिन पूरा, थोड़ा ही है क्योंकि इधर लिटिल और फ्यू लगा है, तो थोड़ा भी है लेकिन जितना है उतना पूरा उसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ही है लेकिन जो है पूरा चाहिए, तो यहाँ पे द लिटिल कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, द लिटिल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है मेडिटेशन इज ब्लैंक वे टू कॉम योर नर्व्स। देखो कह रहा मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स क्या होता है, योगा। मेडिटेशन मीन्स क्या होता है, योगा। तो योगा एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आदमी क्या करता है, अपनी नर्व्स को काम करता है। देखो इस काल्म नहीं पढ़ेंगे, इसको काम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। काम का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुस्त करना, या फिर आप इसको कह सकते हो कि रिलैक्स करना, ठीक है। चलिए देखिए इसमें तो कह रहा है मेडिटेशन अब ब्लैंक अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट और एन बेस्ट। तो देखो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले एन नहीं आता, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे आप लगा सकते थे वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन जब भी हम वन ऑफ द बेस्ट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे वे नहीं वेज होना चाहिए था, तो ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे अपने पास बचा है अ बेस्ट और द बेस्ट। तो अ बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, द बेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो
इसकी मीनिंग एक बार देख लो। तो इसका हो जाएगा मेडिटेशन है सबसे अच्छा तरीका टू काम, शांत करने का योर नर्व्स, आपकी नर्व्स को, नसों को, ठीक है। चलिए अगला देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान, विंटर की इवनिंग्स के दौरान, अ कप ऑफ कॉफी, जो एक कॉफी का कप होता है, ब्लैंक टू मग ऑफ टी, वो क्या होता है, देखो प्रीफर कह रहा है, प्रीफर करने की बात कर रहा है, चुनने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो विंटर का समय होता है उसमें एक कप जो है कॉफी का, उसको चुनते हैं लोग, किसकी अपेक्षा, एक टी के मग की अपेक्षा। तो देखो इज का होता है, यहाँ पे इज लिखा है ना। अब इज प्रीफर, प्रीफर तो वर्ब होती है, तो या तो इज एम आर अगर कहीं भी लगी है, इज एम आर वाज वर या बीन, अगर इनमें से किसी का भी प्रयोग अगर हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रखा, किसी का भी प्रयोग, तो मेन वर्ब के रूप में या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो ना आईएनजी है ना थर्ड फॉर्म, इसको हटा देंगे। देखो ये जो प्रीफर शब्द होता है, प्रीफर शब्द के साथ में कभी भी ना रूल होता है कि जो प्रीफर शब्द होता है इसके साथ में ना तो कभी हम यहाँ पे मोर यूज करते हैं और ना तो कभी मोस्ट यूज करते हैं, और इसके साथ में कभी भी देन का यूज नहीं करते, बल्कि देन के स्थान पे टू लगाते हैं। तो टू लगा है ऑलरेडी, तो मोर प्रीफर नहीं होगा, अब फिर मोर प्रिफरेबल भी नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्रिफरेबल केवल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अब हमको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, वर्ब नहीं कॉम्प्लीमेंट होता कभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, वो लिखा हुआ है द कैट एंड द डॉग हैव ब्लैंक एनिमी इन द रेट। तो कह रहा है कि जो कैट होती है और जो डॉग होता है हैव, उनके पास में क्या होता है, ब्लैंक एनिमी इन द रेट, मतलब दोनों में ये जो रेट होता है ये दोनों का सेम एनिमी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेम लिखा है, कॉमन लिखा हुआ है, म्यूचुअल लिखा है, और देखो म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर। तो अब अगर केवल कैट और डॉग की बात करेंगे तो ये एक दूसरे में आपस में एनिमी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखो सिमिलर इनमी, समान इनमी, तो समान का या सिमिलर का मतलब होता है किसी से इनमिटी, मतलब दुश्मनी का रेशियो क्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा है सेम और बचा है कॉमन। तो देखो ये जो कैट और डॉग के बीच की बात है, तो ये जो क्या नाम है, रैट है, ये कॉमन है, मतलब ये दोनों का इनमी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर, मतलब यहाँ ए नहीं बी होना चाहिए, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए लिखा है वी हैड ब्लैंक मनी लेफ्ट, सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, मतलब हमारे पास में, अब देखो यहाँ सब लिटिल फ्यू लिखा है ना, तो यहाँ ऐसे समझ लो, थोड़ा, हमारे पास में थोड़ा पैसा बचा था, सो इसलिए वी वेंट आउट फॉर अ मील, हम गए भोजन करने के लिए। बी डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया, टू अबेंडन, अबेंडन मतलब छोड़ देने का डिसीजन लिया, क्या, आवर ट्रिप, अपने ट्रिप का, जैसा कि बी हैड ब्लैंक मनी लेफ्ट, हमारे पास में अब यहाँ पे कितना पैसा बचा होगा कि वो कहा होगा कि भैया ऐसा है कि अब यहीं पे ट्रिप बंद कर दो। तो जाहिर सी बात है जब एकदम ना के बराबर पैसा बचा होगा तभी उसने कहा होगा ना कि अब यहाँ पे हम लोगों को ट्रिप अपनी रोक देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा लिटिल, तो ये देखो फ्यू वाला कैंसिल हो गया। अब पैसा ना के बराबर बचा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिटिल। तो अब देखिए यहाँ पे आ लिटिल और आ लिटिल ये तो हो नहीं सकता, तो ये नहीं होगा, तो इधर सही होके भी क्या करेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ये लिटिल लिखा हुआ है इट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो लिखा है बी हैड, तो हम यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे बी हैड अ लिटिल मनी, कि हमारे पास में थोड़ा कुछ पैसा था और उसके बाद में जब एकदम से पैसा खत्म हो गया तो हमने क्या किया है, तो हमने वहाँ पे जो ट्रिप थी उसको लेफ्ट करने का यहाँ पे सोचा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो हम पहले में यहाँ अ लिटिल फिलअप करेंगे और इधर क्या हम फिलअप करेंगे, लिटिल फिलअप करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला देखिए लिखा ऑफ चंडीगढ़, आगरा एंड दिल्ली, देखो 3 स्थानों की बात किया, चंडीगढ़, आगरा और दिल्ली की बात किया है। ब्लैंक द हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स, अब देखो 3 चीजों में बात किया है ना, अब कंपैरिजन कर रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा कार जिसके पास में है, तो किसके, चंडीगढ़, आगरा और दिल्ली, 3 सिटीज की बात किया है, ठीक है। तो अब अगर 3 सिटीज की बात किया है
तो मोर देन 2 की बात किया। अब 2 की बात करेगा तो कंपैरेटिव डिग्री, 2 से ज्यादा बात करेगा तो सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए यहाँ हमको कौन सी डिग्री चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। तो देखो ऑलरेडी लार्जेस्ट लगा है, तो कह रहा ऑफ चंडीगढ़, आगरा एंड दिल्ली। अब देखो क्या फिलअप करना, देन ऑफ टू नन ऑफ दी। तो कह रहा है कि ऑफ चंडीगढ़, आगरा एंड दिल्ली। अब देखो देन नहीं ले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगी है। और देखो ऑफ लगा है तो दिल्ली, द ऑफ का भी मतलब नहीं होगा। और फिर लगा है टू, तो यहाँ पे अगर लगाएंगे ऑफ चंडीगढ़, आगरा एंड दिल्ली द टू। अब द टू का मतलब यहाँ TO2 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्योंकि कोई ऑप्शन इनमें सुटेबल नहीं बैठ रहा है। अच्छा एक बार चेक करते हैं, लिखा है द चंडीगढ़, आगरा एंड दिल्ली, ऑफ चंडीगढ़, आगरा एंड दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा और दिल्ली के द। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड फिलअप होना वास्तव में इन चारों ऑप्शन में से नहीं है, तो हम इसमें नन ऑफ दीज फिलअप करेंगे, बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो। अब आप कहोगे सर इधर क्या फिलअप करें, तो इधर कोई डिसाइड नहीं है, आदमी अपने हिसाब से, अपने सेंस के हिसाब से कुछ भी फिलअप कर सकता है। फिलहाल इनमें से नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दिस इज सुपीरियर। अब देखो कुछ वर्ड होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, या अभी प्रीफर बताया। ठीक है, पोस्टेरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब जो वर्ड होते हैं, इनके साथ पहली बात तो कभी मोर मोस्ट नहीं लगाते, और इनके साथ में हम देन के स्थान पे हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे टू कहाँ लिखा, तो देखो देन होगा नहीं, ऑफ होगा नहीं, तो बचा क्या है, टू। तो हो जाएगा दिस इज सुपीरियर टू दैट, मतलब यह अच्छा है उसकी अपेक्षा। व्हाई इट कास्ट लेसर देन द अदर वन, क्यों, क्योंकि यह जो है यह मतलब दूसरे की अपेक्षा इसके दाम जो है वो कम क्यों है, यही कहा जा रहा है इसमें। अगला देखिए लिखा लेट मी गिव यू, अब मुझे देने दो, यू क्या, एन एडवाइस, एनी एडवाइस, सम एडवाइस और सम एडवाइसेज। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझो। देखो ये जो शब्द होता है एडवाइस, शब्द क्या होता है, एडवाइस, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये जो एडवाइस शब्द होता है ये क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन की खासियत ये होती है कि इसमें कभी भी हम इसके साथ में यस या यस नहीं लगाते। तो देखो ये कैंसिल हो गया। अब देखो दो वर्ड हैं यहाँ पे आपके सामने, देखो, और उससे पहले हम कभी ए या एन भी नहीं लगाते अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो ये भी कैंसिल। अब दो वर्ड है अपने पास में, एनी है एक और एक क्या है, सम है। देखो एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। और अभी यहाँ अनकाउंटेबल नाउन लिखा, तो दोनों का ही प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं। तो हमने देखा सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, इधर क्या यूज करेंगे, सम। सम और एनी दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कुछ। दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कुछ। लेकिन अब डिफरेंस यही है कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के साथ और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। अगला देखिए लिखा है हिज सन, ये हो गया सब्जेक्ट, इज वर्किंग ये हो गई वर्ब, वेरी हार्डली, अब उसका जो लड़का है वो बहुत ना के बराबर काम कर रहा है। देखो दो शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होता है, विथ हार्डनेस या डिफिकल्टी, इसका मतलब क्या होता है, कठिनाई से या कठोरता को व्यक्त करता है। ठीक है, और एक शब्द होता है हार्डली, और हार्डली मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली मीन्स क्या होता है, ना के बराबर। तो हिज सन इज वर्किंग, तो उसका जो लड़का है वो काम कर रहा है बहुत ना के बराबर। तो ना के बराबर करना तो बहुत की जरूरत नहीं, तो बहुत मेहनत से काम कर रहा है, बहुत कठिनाई से, तो वेरी हार्ड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, मतलब गलती इसी सी वाले ऑप्शन में थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा व्हिच ऑफ द टू बॉयज, उन दोनों लड़कों में से सबसे अच्छा कौन है, तो व्हिच ऑफ द टू बॉयज इज अ। ठीक है, अब देखो लिटिल का कोई मतलब नहीं है, आ लगा है तो दाल नहीं लगाएंगे, अगर बेस्ट लगा होगा तो उसके पहले भी आने लगे तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, बेटर। ठीक है, तो उन दोनों में से कौन सा है कि जो अच्छा खिलाड़ी है। अगला देखिए लिखा है हरी इज ब्लैंक इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती,
इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, मेहनती। तो हरी है मेहनती देन इंटेलिजेंट, मतलब हरी जितना मेहनती उससे ज्यादा क्या है वो, इंटेलिजेंट। तो अब यहाँ पे देखिए एक ही व्यक्ति है जिसके दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होगा तब कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो देखो मच तो आएगा नहीं, मच मोर का भी मतलब नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, केवल मोर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरी इज मोर इंडस्ट्रियस, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अगला देखिए लिखा है आई सेल गो टू हिमाचल बाई ब्लैंक ट्रेन, ठीक है। अब देखिए चार ऑप्शन है, नियरेस्ट, नेक्स्ट, फर्दर और नियरर। तो नियरर का कोई मतलब नहीं है, और नियरेस्ट तो उसके बाद में बचा द नेक्स्ट और फर्दर। देखो फर्दर मतलब होता अतिरिक्त, फर्दर मीन्स क्या होता अतिरिक्त, तो द फर्दर नहीं होता, क्यों, फर्दर जो है कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पहले द नहीं आता, ये भी कैंसिल हो गया आएगा, ठीक है। अब बचा है हमको क्या, नियरेस्ट और नेक्स्ट। तो देखो नियरेस्ट नजदीक ट्रेन नहीं होती, अगली ट्रेन होती है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट ट्रेन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन में, ही हैज गॉन अब्रॉड। अब्रॉड मतलब होता है प्यारे बच्चों विदेश में, अब्रॉड मीन्स क्या होता है, विदेश में। तो वह गया विदेश फॉर, अब देखो किसके लिए गया, फॉर अतिरिक्त, फर्दर मीन्स अतिरिक्त पढ़ाई के लिए गया है, फारदेस्ट दूर पढ़ाई के लिए गया। तो पढ़ाई अतिरिक्त होती है, दूर थोड़े, दूर डिस्टेंस होता है, पढ़ाई थोड़े दूर पढ़ाई होती है, दूर पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये भी, इसका भी मतलब दूरी से है, तो ये भी गलत, लेटर का मतलब बाद में होता है, ठीक है, और ये समय के संबंध में यूज किया जाता है, तो इधर बाद में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अतिरिक्त पढ़ाई के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा डिग्री के लिए वो दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, ऐसे। अगला लिखा है दिस रूम इज ब्लैंक देन दैट। अब देखो देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना, तो स्मॉल कंपैरेटिव नहीं, कैंसिल, बिग कैंसिल, लार्ज कैंसिल, तो क्या बचा है, बिगर, यही कंपैरेटिव डिग्री है, तो यही यहाँ पे फिलअप करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ई आर चाहिए, इस कंपैरेटिव डिग्री का पता चलता है। चलिए तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।